हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वरी लता, संस्कृत विद्यापीठ लोहना, मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड के लिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी के मुख्य प्रावधान, जिस पे चर्चा हमने इससे पूर्व की कक्षा में किए थे, जिस पे और कुछ पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन किया था इस पे कि किस तरह से 1909 ईस्वी का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसके प्रावधान थे। अब उससे आगे के भाग पे आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, इसके प्रावधानों में तय किया गया था कि निर्वाचित सदस्यों के विषय में जो है सो नियम बनाए गए थे। अब अनेक तरह के नियम बनाए गए थे। निर्वाचित क्षेत्र 3 प्रकार के थे: साधारण निर्वाचन क्षेत्र, वर्गीय निर्वाचन क्षेत्र और विशेष निर्वाचन क्षेत्र। प्रथम में केंद्रीय विधान परिषद के लिए प्रांतीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्य थे तथा प्रांतीय विधान परिषद के लिए म्यूनिसिपल और जिला बोर्ड के सदस्य सम्मिलित थे। दूसरे में जो दूसरे प्रकार का वर्गीय निर्वाचन क्षेत्र था, उसमें मुसलमानों तथा जमींदारों के वर्ग के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र थे। और तीसरा जो था, जिसमें विशेष निर्वाचन क्षेत्र था, तीसरे में प्रेसिडेंसी नगरों के निगम, विश्वविद्यालय तथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स सम्मिलित थे। जैसे यहाँ पे उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझेंगे कि केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव जो है सो किस प्रकार का था। जैसे साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से 13 सदस्य आते थे, विशेष जमींदार वर्ग के निर्वाचन क्षेत्रों से 6, मुस्लिम पृथक वर्गीय निर्वाचन क्षेत्र से भी 6 सदस्य जो है वो आते थे, और विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से 2 थे, जिसमें बम्बई से 1 तथा बंगाल से जो है वो 1 था। इसके अलावा जो है अधिनियम में जो इसका 5वां पॉइंट हम कह सकते हैं इसको, अधिनियम में अभ्यर्थियों तथा मतदाताओं दोनों के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया था। जमींदारों तथा मुसलमानों के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं के लिए अलग योग्यता थी तथा जमींदार निर्वाचन क्षेत्रों में भी हिंदुओं तथा मुसलमानों के लिए भिन्न भिन्न शर्तें भी थी, जिसमें कि हिंदुओं के लिए अधिक ऊंची शर्तें और मुसलमानों के लिए अधिक नीची थी। इस प्रकार मुसलमान निर्वाचन क्षेत्र में भी केंद्रीय तथा विभिन्न प्रांतीय परिषदों के लिए जो नियम थे वो एक दूसरे से भिन्न थे। इसके बाद हम देखते हैं इसके नियमों में, प्रावधानों में, कि विभिन्न सरकारों को अपनी अपनी परिषदों के कार्यों में वृद्धि करने के लिए नियम बनाने का अधिकार मिला था। जब वित्त सदस्य केंद्रीय विधान परिषद में वित्तीय विवरण पेश कर देता था, तो उसके बाद कोई भी सदस्य कर, नए ऋण अथवा नए व्यय के अतिरिक्त अनुदान के विषय में कोई भी प्रस्ताव पेश कर सकता था। और इस प्रकार से जो पेश किए गए प्रस्ताव होते थे, जब वाद विवाद और निर्णय उस पर हो चुकता था, तो व्यय के प्रत्येक मद अथवा मदों के समूह पर अलग अलग विचार जो है वो किया जाता था और तब मतदान होता था। जब सभी मदों पर निश्चय हो जाते थे, तो वित्त सदस्य 20 मार्च या उससे पूर्व ही बजट पेश करता था। उस समय वह किए गए परिवर्तनों के लिए स्पष्टीकरण करता था और यह भी बताता था कि किन कारणों से परिषद द्वारा पारित प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अर्थात जिस मद को स्वीकार कर लिया जाता था उसके भी कारण बताए जाते थे, और जो मद स्वीकार नहीं किए जाते थे उस पे वो स्पष्टीकरण देता था कि किन कारणों से जो है और क्यों उन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर बजट पर जो है वो साधारण वाद विवाद के लिए एक दिन निश्चित किया जाता था, परंतु उस दिन किसी भी सदस्य को बजट पर किसी भी प्रकार का प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा नहीं दी जाती थी। बजट पर परिषद का मत भी नहीं लिया जाता था। सदस्य जो थे वो केंद्रीय विधान परिषद के नियमानुसार साधारण सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश कर सकते थे और उनका वाद विवाद हो सकता था, किंतु इसके लिए भी कुछ सीमाएं निर्धारित थी। जब कोई ऐसा प्रस्ताव परिषद द्वारा स्वीकार कर लिया जाता था तो कार्यपालकों के लिए सिफारिश मात्र होता था। तो इस अधिनियम में हम एक चीज़ देखते हैं बच्चों कि बजट संबंधी बातों को जो है विशेष ध्यान में रखा गया था। निर्वाचन क्षेत्र पे भी ध्यान दिया गया था और बजट संबंधी बातों पे। हालांकि हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के हित के लिए जो बजट में जो प्रस्ताव होते थे उसको निश्चित रूप से वो पास कर लिए जाते थे, और जो भारतीयों के हित के लिए थे उस पे वाद विवाद और वो अधिकतर नहीं ही पास होते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का हमेशा से ये मेन मुख्य धारणा रही है कि जो भी नियम बनाए जाएं, भले ही वो दिखावे के लिए भारतीयों के हित में हो, लेकिन आंतरिक तौर पे, अंदरूनी तौर पे, वो आर्थिक लाभ के हो या राजनीतिक लाभ के हो, वो सारे क्षेत्र जो है वो
अंग्रेज़ों के हित के लिए हुआ करते थे। चूँकि दुनिया को दिखाना था और भारतीय जनता को भी कुछ हद तक संतुष्ट बनाए रखना होता था, इसलिए कुछ मदों और कुछ वित्त संबंधी बातों को पास करके उसको लागू किया जाता था, लेकिन उससे विशेष हित भारतीयों का जो है वो पूरा नहीं हो पाता था। चूँकि उनका राज्य ही हम देखते हैं बच्चों कि उन्होंने जो साम्राज्य या जो उपनिवेश उन्होंने यहाँ स्थापित किया हुआ था, उसका मुख्य ध्येय आर्थिक शोषण ही था। तो इसलिए आर्थिक विषयों पे वो बहुत अधिक फोकस रहते थे और उस आर्थिक शोषण के लिए ही उन्होंने राजनीतिक वर्चस्व स्थापित किया था। चूँकि राजनीतिक वर्चस्व स्थापित होने के कारण आर्थिक शोषण जो है उसमें काफ़ी सहूलियत उनको हुई थी। तो इस अधिनियम के तहत जो इसके मुख्य प्रावधान थे उस पर हमने आज चर्चा की। अब अगली कक्षा में बच्चों इसके क्या गुण और क्या दोष थे उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।